दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे घटना की कहानी है जिसके ऊपर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक डेवलप्ड कंट्री अपने यहाँ आतंकी संगठन को पलने देता है और वही आतंकी संगठन उसी के देश के 200 से ज्यादा नागरिक को एक ऐसी मौत देता है कि उसके परिवार वालों को उसका लाश भी नसीब नहीं होता है। जो हाल आज के समय में पाकिस्तान का है कि वह अपने यहाँ कई तरह के आतंकी संगठन को पनाह देता है और आए दिन पाकिस्तान के स्कूलों और मस्जिदों में वही लोग बम विस्फोट भी करते हैं। ऐसा ही कुछ हाल कनाडा का भी रहा है। एक अलग खालिस्तान देश की मांग का सबसे बड़ा अड्डा कनाडा ही रहा है और वहीं के लोग इसको भुगत भी रहे हैं। यह कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि इसका दशकों पुराना इतिहास रहा है और इसी इतिहास के पन्नों में दफन है एयर इंडिया का कनिष्क प्लेन नंबर 182। क्या है उस घटना की पूरी कहानी जब खालिस्तानी आतंकियों ने आसमान में ही इस प्लेन को उड़ा दिया था, जिसमें सवार सभी 329 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। आइए आपको बताते हैं उस घटना की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। इतिहास में दर्ज तारीख 22 जून 1985। इस तारीख को दोपहर 1:30 बजे अपने आप को मंजीत सिंह कहने वाले एक शख्स ने एम सिंह के नाम से एयर इंडिया की फ्लाइट 181-182 पर टिकट कंफर्म करने के लिए फोन किया। उसे बताया गया कि उनका टिकट वेटिंग है। मंजीत सिंह को पहले कनाडा के वैंकूवर से टोरंटो जाना था और उसके बाद टोरंटो से एयर इंडिया फ्लाइट 182 में सवार होकर मुंबई आना था। मंजीत चाहता था कि उसका बैग सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन कर दिया जाए ताकि टोरंटो पहुंचने के बाद उसे फिर से सिक्योरिटी चेक में न उलझना पड़े। इसके लिए एम सिंह टोरंटो जाने वाली कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट के लिए वैंकूवर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एयरपोर्ट पर मौजूद जांच एजेंट जेनी एडम्स से बात की और अपना बैग एयर इंडिया की फ्लाइट 181 में रखवाने के लिए कहा। दरअसल यही फ्लाइट मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद 181 से 182 हो जाती, क्योंकि उसे यहां से मुंबई जाना था। जिसके बाद एजेंट ने कहा कि सर, आपकी टोरंटो से मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से मुंबई तक की सीट कंफर्म नहीं है, ऐसे में आपका लगेज इंटरलाइन नहीं किया जा सकता है। 80 के दशक में एयरपोर्ट पर जांच के लिए आज की तरह हाईटेक उपकरण नहीं थे। ऐसे में एम सिंह ने रौबदार आवाज में जेनी से कहा, रुको, मैं तुमसे बात करने के लिए अपने भाई को बुलाता हूँ। जैसे ही वह जाने लगे, एजेंट ने नरमी दिखाई और उसका सूटकेस ले लिया। एजेंट ने कहा कि वो ये सूटकेस टोरंटो में रखवा देगा, लेकिन उसे टोरंटो में एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर से चेक इन करना होगा, तभी ये सूटकेस आपको मिल पाएगा। जिसके बाद शाम 4 बजे प्लेन में बैठकर 30 लोग वैंकूवर से टोरंटो के लिए रवाना होते हैं। इन सभी को टोरंटो से फ्लाइट 182 में सवार होना था। रात 8 बजे कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट करीब 40 मिनट की देरी से टोरंटो पहुंची। यहां से कुछ सामान एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में ट्रांसफर किया गया। इसमें एम सिंह का वो सूटकेस भी था। उस समय एयर इंडिया के विमान को काफी धमकियां मिल चुकी थी, इसलिए एयर इंडिया ने आतंकी धमकियों के चलते एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का अनुरोध किया था। जिसके बाद कनाडा सरकार ने टोरंटो और मॉन्ट्रियल के टर्मिनल्स में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगा दिया था। यहाँ सारे सामान की जांच एक्सरे या फिर हाथ से की जानी थी, लेकिन उस दिन टोरंटो एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन के खराब हो जाने के बाद जांचकर्ताओं ने एक पोर्टेबल PDD-4 नामक विस्फोटक सूंघने वाली मशीन से जांच की। ये मशीन विस्फोटक को तब पकड़ सकती थी जब विस्फोटक पदार्थ केवल उससे 1 इंच दूर हो। इस दौरान मंजीत के बैग के पास हल्की सी बीप की आवाज भी आई, लेकिन कर्मचारियों ने उसे इग्नोर कर दिया। कुल मिलाकर मशीन सूटकेस में रखे विस्फोटक को नहीं पकड़ पाई। जिसके बाद रात 12:15 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 181 कनिष्क टोरंटो से मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। रात 1 बजे फ्लाइट 181 मॉन्ट्रियल पहुंची। यह फ्लाइट बदलकर अब 182 हो गई, जो लंदन के हिथरो एयरपोर्ट से पहले दिल्ली और फिर मुंबई तक जाती। अब तक यात्रियों की संख्या 307 हो चुकी थी, जिनमें 268 कनाडा के नागरिक थे और इसमें लगभग 84 बच्चे थे। सभी 22 क्रू मेंबर भारत के थे, यानी कि कुल मिलाकर 329 यात्री, जबकि यात्रियों में ज्यादातर भारत के मूल निवासी थे जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत जा रहे थे।
आयरिश एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद वहां के ट्रैफिक कंट्रोल ने पाया कि विमान रडार से गायब हो चुका है। इसके बाद बचाव दल ने अभियान शुरू किया तो पता चला सुबह 7:14 पर सूटकेस वाला बम फट गया है, जिसके बाद यह विमान समुद्र में डूबकर 6,700 फीट की गहराई में समा गया। इस घटना का गवाह बना वहीं पास का ब्रिटेन का एक समुद्री जहाज, जिसने नजदीकी एयर कंट्रोल को सूचना दी कि इस लोकेशन पर एक प्लेन क्रैश किया है। जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। बचाव दल को सिर्फ 141 लाशें ही मिली, इसमें नवजात बच्चे भी थे। जब उन बॉडीज का पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि कुछ लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी और कुछ लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है। 197 लाश को समुद्र अपने साथ बहाकर कहीं दूर ले गया था, जो कभी नहीं मिल सका। यह अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस आतंकी हमले में कनाडा के 268, यूके के 27 और भारत के 22 क्रू मेंबर समेत 12 अन्य लोगों को मिलाकर कुल 329 यात्रियों की मौत हुई थी। इसी घटना के एक दिन पहले कनाडा के ही वैंकूवर एयरपोर्ट पर ठीक इसी तरह की एक और साजिश हुई थी। 22 जून 1985 की दोपहर एल सिंह नाम का एक आदमी एयरपोर्ट आया और उसने कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में एक दूसरा सूटकेस चेक इन करवाया। ये फ्लाइट टोक्यो जा रही थी, जहां से एल सिंह ने एयर इंडिया की फ्लाइट 301 का एक कनेक्टिंग टिकट बुक करवा लिया था। एक बार फिर कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट में रखा एक सूटकेस टोक्यो पहुंच गया, लेकिन एल सिंह खुद नहीं पहुंचा। ये सूटकेस भी एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ जाता, लेकिन यहाँ एल सिंह से एक गलती हो गई। कनाडा और अमेरिका में डे नाइट सेविंग चलती है, मतलब गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है और जाड़ों में 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। चूंकि टोक्यो में डे लाइट सेविंग का सिस्टम नहीं है, इसीलिए टाइम बम में टाइमर लगाते समय इस 1 घंटे के फर्क का ध्यान नहीं रखा गया और बम में फीड किए गए समय के मुताबिक फ्लाइट से 1 घंटा पहले ही जब सूटकेस टोक्यो में बैगेज एरिया में था, तभी उसमें विस्फोट हो गया। इस घटना में हालांकि 2 लोगों की जान चली गई जो वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन किस्मत से एयर इंडिया फ्लाइट 301 के सभी यात्री बच गए। ये 2 आतंकी हमले अब तक हो चुके थे और इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला कहा जा रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे 1 से 10 जून के बीच साल 1984 में अंजाम दिया गया था, जब पंजाब के अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल में छुपे खालिस्तानी आतंकियों को अंदर घुसकर मारा था। इसी दौरान साल 1985 के जून महीने के शुरुआती हफ्ते में राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की पहली बरसी भी आने को थी। इस लिहाज से अमेरिका और कनाडा में राजीव गांधी की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया था। कनाडा में बब्बर खालसा नाम के सिख चरमपंथी संगठन पर खास नजर थी, जिसका मुखिया था तलविंदर सिंह परमार। साल 1970 में तलविंदर सिंह परमार ने कनाडा की अस्थायी नागरिकता ले ली थी और साल 1978 में उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शुरुआत की थी, जिसकी मांग सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान की थी। कनाडा की नागरिकता लेने के बाद उसने भारत में पंजाब पुलिस के 2 ऑफिसर्स की हत्या की थी। इसीलिए भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की कोशिश भी की, लेकिन इस पर कनाडा की सरकार राजी नहीं हुई। राजीव गांधी के दौरे के मद्देनजर कनाडा सीक्रेट पुलिस तलविंदर सिंह परमार पर नजर रखे हुई थी। उसी दौरान यह पता चला कि तलविंदर सिंह परमार कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा है। इनमें से एक शख्स था इंद्रजीत सिंह रियात। ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाला एक अदना सा मिल मजदूर इंद्रजीत सिंह रियात ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कहा करता था कि उसे भारत से बदला लेना है। इसके अलावा तलविंदर सिंह परमार एक स्कूल में काम करने वाले हरदीप सिंह जोहल और रिपु दमन सिंह मल्लिक से भी मिलता था। रिपु दमन सिंह मल्लिक कनाडा की सिख कम्युनिटी में काफी रसूख रखता था और खालिस्तान आंदोलन का सबसे बड़ा और पुराना चेहरा भी था। इनके अलावा एक और शख्स था अजैब सिंह बागड़ी। साल 1984 के सिख दंगों के बाद बागड़ी ने एक भाषण में कहा था कि वह 50,000 हिंदुओं की हत्या कर इसका बदला लेगा। ये सभी लोग अब कनाडाई पुलिस के रडार पर थे, लेकिन राजीव गांधी का दौरा हो जाने के बाद पुलिस ने इन पर नजर रखना बंद कर दिया और यहीं पर कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों से भारी चूक हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार और दिल्ली में सिख दंगों के बाद कनाडा के सिख समुदाय में भारी गुस्सा था।
उसी साल हिंदू कनाडियन नागरिकों पर हमले की कुछ वारदातें भी सामने आई थी। कनाडा के गुरुद्वारों से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे उठ रहे थे। इसी बीच बब्बर खालसा एयर इंडिया में यात्रा न करने की चेतावनी भी जारी करने लगा था। ऐसा कहा जा रहा था कि एयर इंडिया के प्लेन बीच आसमान से टपकेंगे, लेकिन कनाडा की अथॉरिटी इससे बेपरवाह थी, क्योंकि ये असल में भारतीय हिंदुओं और भारतीय सिखों के बीच का मामला था। लोग एयर इंडिया को छोड़कर ब्रिटिश एयरवेज से सफर कर रहे थे। पुलिस और सरकार ने इस बात को तब भी गंभीरता से नहीं लिया जब कनाडा के ज्यादातर सिख लोगों ने एयर इंडिया का उपयोग करना ही बंद कर दिया था। कनाडा के लोगों को खालिस्तान, हिंदू और सिख जैसे शब्दों से कोई लेना देना नहीं था, न ही इसमें उनका कोई नुकसान था। 23 जून 1985 के कनिष्क प्लेन बॉम्बिंग से 2 हफ्ते पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया था। उन्हें यह भी बताया गया था कि किसी प्लेन पर हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले में चूक की। 23 जून 1985 से कुछ दिन पहले तक कनाडा की पुलिस ने तलविंदर सिंह परमार का फोन टैप किया हुआ था। हमले के 4 दिन पहले तलविंदर सिंह परमार ने फोन पर हरदीप सिंह जोहाल से पूछा कि क्या कहानी लिख दी है। दूसरी तरफ से जवाब आया नहीं। इस पर तलविंदर ने जवाब दिया, लिख दो। जिसके बाद 22 जून को तलविंदर के पास एक और कॉल आया और दूसरी तरफ से कहा गया, कहानी लिख दी है, देखना है तो आ जाओ। कहानी लिख देने से यहाँ मतलब फ्लाइट में टिकट बुक कराने से था। बम तैयार करने की जिम्मेदारी इंद्रजीत सिंह रयात की थी। उसने लोकल स्टोर से बम बनाने का सामान भी खरीदा, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वजह वही कि इंडियंस आपस में लड़ मर रहे थे और गोरों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चलें कि इस प्लेन हादसे में भारतीय एक्टर इंदर ठाकुर भी अपने परिवार सहित चल बसे थे। ये वही इंदर ठाकुर हैं जो फिल्म नदिया के पार में सचिन पिलगांवकर के बड़े भाई बने थे। दोस्तों, इस घटना को आज 40 साल हो चुके हैं, लेकिन कनाडा सरकार आज तक पीड़ितों के परिजनों को न्याय नहीं दिला पाई है। हमले के कुछ महीने बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद परमार पहले पाकिस्तान गया और वहां से साल 1992 में भारत पहुंचा। यहां पर एक पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद इंद्रजीत को कई हथियारों और विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। टोक्यो में हुए धमाके के सबूत पुलिस के पास थे। धमाके में हुए 2 जापानी लोगों की हत्या के जुर्म में इंद्रजीत को कनाडा में 10 साल की सजा हुई थी। जिसके बाद रिपु दमन सिंह मलिक और अजैब सिंह बागड़ी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन साल 2005 में कनाडा पुलिस की कमजोर जांच के चलते ये दोनों भी छूट गए। फ्लाइट में बम भरे सूटकेस रखने वाले एम सिंह और एल सिंह कौन थे, यह कभी पता ही नहीं चल सका। कनाडा सरकार की पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना के बाद साल 2006 में कनाडा ने फिर जांच कमीशन बैठाया। इसने 2010 में माना कि कनाडा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई गलतियां की थी, जिसके चलते फ्लाइट में बम ब्लास्ट हुआ था। ये कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा और लंबा चलने वाला केस था। कनाडा ने 25 साल तक मामले की जांच खींची, कुल 46,800 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन परिणाम वहीं के वहीं रहा। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चले कि एयर इंडिया के कनिष्क प्लेन की घटना के बाद खालिस्तान चरमपंथियों ने एक नई थ्योरी को जन्म देने की भी कोशिश की, जिसके अनुसार परमार भारत का खुफिया एजेंट था और उसने प्लेन गिराने की साजिश इसीलिए रची ताकि खालिस्तान आंदोलन की छवि को खराब किया जा सके। हालांकि भारत में जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि तलविंदर सिंह परमार कई बार राजीव गांधी की हत्या की भी योजना बना चुका था। अब कनाडा अपनी ओर से कितनी भी सफाई पेश कर ले, लेकिन उसके ऊपर जो दाग लग चुका है वो तो कभी मिटने वाला है नहीं। अब अगर वर्तमान की बात करें तो अभी के समय में भी कनाडा जिस तरह से खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन दे रहा है, वह दिन दूर नहीं है जब वह अपने ही खोदे गए गड्ढे में गिरेगा और पूरी दुनिया इस बात का तमाशा देखेगी। तो यही थी दोस्तों इस मामले की पूरी कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।